नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, रेस्टोराइज्ड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज प्रस्तुत हुआ हूं आपके साथ एक शॉर्ट केस के साथ में। बहुत सारे व्यूअर का बार बार एसएमएस आ रहा था कि डॉक्टर साहब आपने श्रृंखला को बंद कर दिया है और आजकल आप यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं भेज रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं कि आजकल कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कि मैं उसमें इतने व्यस्तता में वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट और आपकी प्यार ने मुझे फिर से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। और अभी आज के इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैरान परेशान हो रहे हैं, उनके केसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो फोन से मुझे अपने केसेस पेशेंट से बात करवा करके सॉल्व करवा रहे हैं और मुझे खुशी हुई कि मैं मानवता के लिए कुछ कर पा रहा हूं। और बहुत सारे डॉक्टर भी खुद आज बीमार हो रहे हैं। उन सभी डॉक्टर मित्रों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की जरूरत है तो जरूर अपने दोस्त मित्रों के सलाह से होम्योपैथिक दवा शुरुआत में ही शुरू कर दें। अगर शुरू में ही हम होम्योपैथिक दवा शुरू कर देते हैं तो तकलीफ आगे नहीं बढ़ती है, और अगर बढ़ भी गई है तो बहुत जल्दी अच्छी सफलता मिल रही है होम्योपैथी से। तो चलिए, आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं एक बहुत अच्छे शॉर्ट केस के द्वारा। एक महिला बहुत समय से जोड़ों के दर्द से परेशान थी। ये केस है 70 वर्षीय एक महिला रोगी का। वह मेरे पास आई और बताई कि मेरे घुटनों में तकलीफ है और श्वास लेने में बहुत तकलीफ है, इसके अलावा दूसरी कोई तकलीफ नहीं है। मैंने पूछा कि आपकी परेशानी कब और कैसे बढ़ती है। रोगी ने बताया, घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा चलने से, ज्यादा काम करने में होती है। सीढ़ी चढ़ने में दर्द ज्यादा होता है। सीढ़ी चढ़ने में श्वास की भी परेशानी होती है। अभी मैं बहू के साथ आई हूँ और कहीं भी बाहर जाना होता है या कहीं सीढ़ियाँ चढ़ना होता है तो मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। सीधे चलना हो तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा चलने पर या घुटनों में दर्द होती है। सीढ़ियों चढ़ने में घुटनों में परेशानी होती है। सीधे चलने की बात हो तो मैं बहुत दूर तक पैदल रोज चलती हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दूर तक मैं पैदल चलती भी हूँ। बाद में भले तकलीफ होती है लेकिन पैदल तो मैं चलती ही हूँ। मैंने पूछा कि जब आपको परेशानी होती है तो इतना ज़्यादा पैदल क्यों चलते हैं। रोगी ने कहा कि पैदल चलती हूँ ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे, लेकिन बीच में रुकना पड़ता है या किसी की सहारा लेकर के खड़ा रहना पड़ता है। मैंने पूछा कि और क्या परेशानी है। रोगी ने कहा, मुझे घुटनों का दर्द और श्वास की परेशानी है। बाकी छोटे मोटे तकलीफ तो इस उम्र में होते ही रहते हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। बस मुझे घुटनों का दर्द और श्वास की तकलीफ को परेशानी है। मैंने पूछा कि क्या परेशानी होता है। रोगी ने कहा, मुख्य रूप से यह घुटने का दर्द जो सीढ़ियाँ चढ़ने में और श्वास लेने में परेशानी होती है। मैंने पूछा कि आप काम क्या करते हैं। रोगी ने कहा था कि काम करने में परेशानी होती है। तो मैंने पूछ लिया था कि आप काम क्या करते हैं। तो रोगी ने कहा कि घर के कामों में मदद करना, और अपना काम तो अपने से ही करना पड़ता है। मैंने पूछा क्यों। रोगी, मुझे किसी का काम पसंद नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर मैं अपना काम खुद से ही करती हूँ। मैंने पूछा, आप सब काम खुद से ही कर लेते हैं और काम कर ही लेते हैं, कोई परेशानी भी नहीं होती है, फिर आपको दवा की जरूरत क्यों लग रही है। आप पैदल भी चल लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, फिर क्या परेशानी है। रोगी, मुझे अभी को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है, पर भविष्य को लेकर के ज्यादा चिंता है। मैंने पूछा कि भविष्य को लेकर के चिंता क्या होती है। ज्यादातर मेरा प्रश्न वही होता है जो रोगी कहता है। रोगी जिस विषय में बात करता है, जो उसका कंसर्न होता है, उसी से मेरा अगला सवाल होता है। अगर रोगी जिस तरह की बातें कर रहा है उसी से मेरा प्रश्न होगा तो पेशेंट को ये फील नहीं होगा कि डॉक्टर बेकार की प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए ज़्यादातर मेरा प्रश्न रोगी के पिछले आंसर से निकलता है। उसने बोला कि मुझे भविष्य को लेकर के चिंता है। मेरा अगला सवाल होगा कि भविष्य को लेकर के चिंता क्या होती है। रोगी,
अभी तो मैं घर का काम कर लेती हूँ, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ में घुटनों का दर्द ज़्यादा होते जा रहा है और ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। मैंने बहुत सारी महिलाओं में देखा है, बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि उम्र के साथ में उनकी परेशानियां बढ़ने लगती है, घुटने घिसने लगते हैं और बाद में वे चल फिर नहीं पाती हैं। मैंने पूछा, तो क्या आपको उसी चीज का डर लग रहा है? रोगी, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, इसलिए मुझे डर तो है कि आगे चलकर तकलीफ ज्यादा होगी। आजकल के जमाने में कौन किसका ख्याल रखता है? मेरी देखरेख कौन करेगा? अभी से ही तो ऐसा हो गया है कि किसी को मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं है, मेरे लिए किसी के पास समय नहीं है। घर के लड़के हों, बहुएं हों, किसी के पास मेरे लिए समय नहीं होता है। मैं कितने दिन से कह रही हूं कि बेटा मुझे इलाज करवाओ, कहीं दूसरे जगह ले चलो, क्योंकि एलोपैथिक दवा चल रही है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो कोई समय निकाल नहीं पा रहा है। जबकि इनके लड़के ने बाद में भी बताया था कि मैं माँ को बोलता हूँ चलो, आती नहीं है, लेकिन शिकायत करते रहती हैं कि मेरा लड़का इलाज करवाने के लिए समय नहीं निकाल पाता। और रोगी ने बताया कि सब लोग सोचते हैं कि यह बुढ़िया बोलते रहती है, इनकी बातों पर ध्यान नहीं दो। अभी से इन लोगों का यह हाल है तो आगे क्या होगा, इस बात की चिंता रहती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि इलाज जारी रखूं। मैं एलोपैथिक दवा ले चुकी हूँ पर फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब होम्योपैथिक लेना है। मैंने पूछा कि क्या आपके लड़के आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं? रोगी, ऐसी बात नहीं है, ध्यान तो देते हैं, लेकिन आगे का क्या ठिकाना। आज ध्यान दे रहे हैं, आगे क्या होगा इसका क्या ठिकाना। घुटनों का दर्द। मैंने पूछा कि घुटनों के दर्द से आपको सबसे बड़ी चिंता क्या है? रोगी ने कहा, आज चल रही हूं, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो कि मैं चल फिर ना पाऊं, बिस्तर पर आ जाऊं। ऐसा ना हो कि ये बीमारी मुझे बिस्तर पर ला दे, चलने फिरने ना दे, फिर बिस्तर पर आ जाऊंगी, फिर मेरा कौन करेगा, मेरी देखरेख कौन करेगा, मुझे कौन उठाएगा। इसी बात को लेकर ज्यादा चिंता है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं दवा देता हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बाहर बैठाया और बहुत से उनके स्वभाव के बारे में पूछा। कई बार रोगी से हम डायरेक्ट उनके स्वभाव के बारे में नहीं पूछते हैं। जब घर के दो मेंबर होते हैं तो मैं दोनों से अलग अलग बात करने की कोशिश करता हूं, ताकि निष्पक्ष पता चले और हमें समझने में आ जाए। तो मैंने रोगी के स्वभाव के बारे में उनके बहू से पूछा, तो रोगी के बहू ने बताया, मेरी सास बहुत जिद्दी है, वह अपनी मनमानी करती है, किसी की बात नहीं सुनती है। हम लोग कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, ज्यादा काम मत कीजिए, फिर भी उनको जो अच्छा लगता है वही काम करती है और वह अपना काम खुद से करती हैं और बार बार दूसरों से भी करवाती हैं। जब तक कि उनको संतुष्टि नहीं होता है, उनके पसंद लायक काम नहीं होता है, तब तक वह काम करवाते रहती हैं, ऑर्डर दे करके या जैसे भी वह बार बार एक ही काम को दोबारा भी करवाती हैं, जब तक काम उनके ढंग से सही नहीं हो जाता है। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को NM0/3 पोटेंसी की दवा रेगुलर में चालू किया। दिन में 2 बार दवा चालू रखा और 6 महीने में उनका दर्द काफी कम हो गया और कुछ दिन और आगे चला तो उनकी तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो गई और आज उनको जोड़ों में दर्द या सीढ़ियां चढ़ने में जो तकलीफ होती थी वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर आपको रूब्रिक्स और रेमेडी बतानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ऑनलाइन क्लासेस हर रोज चलता है। हमने एक स्टडी ग्रुप बनाया है और उस स्टडी ग्रुप में बहुत सारे इंडिया और बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं उस ऑनलाइन स्टडी क्लास में, जहां 1 घंटा मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं और 1 घंटे ऑनलाइन पढ़ाता हूं। और इस क्लासेस में हर रोज हम शॉर्ट केसेस शेयर करते हैं।
तो आइए चलिए हम देखते हैं कि इस केस में मैंने रोगी को कौन सी दवा दिया था। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि इस केस के रूब्रिक्स क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथी में दवा सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड है। हमारे पास एक इजीएस्ट मेथड है रिपर्टरी के सहारे मेडिसिन का चुनाव करना। तो उसी टेक्निक को अपनाते हुए हमारे रेशनलाइज्ड होम्योपैथी की श्रृंखला में हम माइंड रूब्रिक्स को ज़्यादा प्रधानता देते हैं और जनरल्स को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, और रूब्रिक्स को इकट्ठा करके जो कॉमन मेडिसिन होती है उससे उसी दवा को हम रोगी के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। और ये मेथड काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ तक कि हम एक्यूट केसेस में बहुत अच्छी सफलता पा रहे हैं। तो इस केस में रोगी ने क्या कहा? रोगी का सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या था? उनका कहना था कि दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ेगी, घुटने घिस जाएंगे या परेशानी आगे बढ़ेगी। फिर जब ऐसा हो जाएगा मुझे कौन देखेगा? तो आगे नुकसान होगा, तकलीफ होगी। ये है फियर इंजुरी ऑफ बीइंग इंजर्ड। फिर मुझे कौन उठाएगा, कौन केयर करेगा? कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। कैरिड का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा रोता है, हम उसको गोद में उठा के घुमाते हैं तो चुप हो जाता है, ये उसके लिए कैरिड डिजायर है। लेकिन बड़ों के लिए कैरिड डिजायर क्या है? बड़ा रोगी कहता है कि जिस दिन मैं बेड पर आ जाऊंगा उस दिन मुझे कौन उठाएगा, मेरी सेवा कौन करेगा? तो ये भी तो कैरिड डिजायर हुआ। मुझे अस्वस्थ से स्वस्थ की तरफ कौन ले जाएगा, मुझे कौन कैरी करेगा? ये कैरिड डिजायर हुआ। रोगी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी इतना बढ़ जाए कि मुझे ये बीमारी बेड पर ला दे, मतलब कि ये बीमारी मुझे एक जगह बैठा देगी, इस बात का डर है। ये है फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। धीरे धीरे मेरा चलना कम हो जाएगा और एक दिन मैं बेड पर आ जाऊंगी। इसके लिए क्या रूब्रिक होगा? फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। अरेस्टेड में क्या होता है? जैसे मान लीजिए पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो क्या करती है? अरेस्ट करके एक जगह बैठा देती है, आदमी का चलना फिरना मूवमेंट बंद हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रोगी जो कहते हैं कि ये बीमारी मुझे एक दिन बैठा देगी, तो वहां रूब्रिक होता है फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। एक दिन मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, बीमारी मुझे कैद कर लेगी, रोक देगी, मूवमेंट करने नहीं देगी। ये हुआ फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। और मैंने कई महिलाओं में देखा है, लोगों में देखा है कि यह बीमारी धीरे धीरे लोगों को अरेस्ट कर देती है, लोग परेशान हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। तो उनको इमेजेज कैसा आ रहा है? डिल्यूजन इमेजेज ब्लैक। मतलब रोगी को बैठी है हमारी क्लिनिक में और उसे चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, इमेज कैसा दिख रहा है? ब्लैक का। ब्लैक मतलब निगेटिव। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो आज चल फिर नहीं पा रही हैं। ये क्या है? फियर ऑफ इंजर्ड बीइंग के साथ साथ में डिल्यूजन इमेजेज ब्लैक। उनको एक इमेज दिखाई दे रहा है उन महिलाओं का, उन लोगों का जो आज चल फिर नहीं पा रहे हैं। ये हुआ डिल्यूजन इमेजेज ब्लैक। उनकी बहू ने बताया कि हर काम उनके अपने ढंग से होना चाहिए, जब तक कि चीजें उनके अनुसार से नहीं होती है तब तक उन्हें चैन नहीं होता है। ये हुआ फास्टिडियस, नॉट इजी टू सेटिस्फाई समवन। उन्होंने बताया कि जब सीढ़ियां चढ़ती हैं तो मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है, जब मैं सीढ़ियां चढ़ती हूं तो तकलीफ बढ़ती है। ये क्या है? असेंडिंग अग्रवेट। हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, हम उम्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, परेशानी आगे बढ़ेगी, असेंडिंग अग्रवेट। और जब तकलीफ होती है, जैसे मैं पैदल चलती हूँ तो लगता है कि मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, आगे मैं सब काम अपने खुद से नहीं कर पाऊंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, उस दिन मुझे कौन देखेगा? ये क्या रूब्रिक है? डिपेंडेंट ऑफ अदर्स डिजायर टू बी। मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की इच्छा उसे अभी से ही है। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं पैदल चलती हूँ, बहुत पैदल चलती हूँ, चलते चलते थक जाती हूँ, कभी कभी भले रुकना पड़ता है। मैंने पूछा कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा चलने की जरूरत ही क्या है?
तो ऐसे लोग वॉक्स मोर देन गुड फॉर हर, हेल्थ के लिए जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा ये लोग पैदल चलते हैं। रूब्रिक है वॉक्स मोर देन गुड फॉर हर। ये सभी हमने रिपीटाइजेशन सिंथेसिस रिपटरी से किया है, कंप्लीट रिपटरी से किया है, हमारे पास सभी रिपटरी है। जो पेशेंट कहता है उस पेशेंट को, उसके वर्जन को रूब्रिक्स में बदलने की कला हमने सीख लिया है और उसी को हम अप्लाई करते मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं। अगला रूब्रिक है, उन्होंने क्या कहा कि उम्र बढ़ते जा रही है, मेरा लड़के केयर करते हैं लेकिन आगे पता नहीं क्या केयर करेंगे नहीं करेंगे। तो इनके मन में क्या फीलिंग आ रही है, एक 4 सेकेंड की फीलिंग आ रही है। मैं कहती हूं कि चलो डॉक्टर को दिखा दो, जाते नहीं है, जबकि जाते हैं तो उनके मन में एक डर भी है और ऐसा एक फीलिंग भी है। एक रूब्रिक है एबंडेंड 4 सेकेंड फीलिंग। 4 सेकेंड फीलिंग में क्या होता है, रोगी को ऐसा लगता है कि लोग मेरे पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरा केयर नहीं कर रहे हैं, मुझे परवाह नहीं कर रहे हैं, लोग मुझे अलग समझते हैं, परित्यक्त समझते हैं। एबंडेंड मतलब उनको लगता है कि घर के लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे। एंजाइटी एज इफ ए फ्रेंड हैड एबंडेंड हर। एज इफ है मतलब कि अभी किए नहीं है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि दोस्तों ने, मित्रों ने, घर वालों ने उसे अलग कर दिया है या कर देगा। भविष्य में मुझे कौन देखेगा, मेरी कौन परवाह करेगा। एक और रूब्रिक है एंजाइटी जनरल एबंडेंट हर एज इफ फ्रेंड हैड एबंडेंड हर, जैसे कि लोगों ने उसे अलग कर दिया हो, ऐसा मन में उन्हें परित्यक्त की फीलिंग होती है। और अगला रूब्रिक है ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग वाले क्या होते हैं, ओवर बियरिंग एक ऐसी स्वभाव है रोगी का जो स्वाभिमानी होती है, घमंडी होते हैं और वो सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। घर पर दबाव से, कंट्रोल से, डोमिनेटिंग नेचर से अपना सब काम बच्चों से, घर वालों से करवाती है, कहती है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब लोग गलत है। ये ओवर बियरिंग रोगी का स्वभाव होता है। अभिमानी होते हैं, दमंग होते हैं और हर काम को बहुत बढ़िया से अपने ढंग के, अपनी संतुष्टि तक बार बार करवाते हैं। और ओवर बियरिंग और भी होता है जो तकलीफ अपने बहुत ज्यादा सहन करते रहते हैं या अपनी बात दूसरों पर थोपते हैं या मनवाते हैं। इन सभी रूब्रिकों को रिपीटेशन करने के बाद जो हमारे पास दवा आती है वह थी आर्सेनिक एल्बम। और आर्सेनिक एल्बम एलएम पोटेंसी में मैंने रिपीटेड डोज में चालू किया, बीच बीच में गैप करते हुए मैंने इसको चालू रखा, जिसमें रोगी पूरी तरह से, उसकी श्वास की तकलीफ, उसके जोड़ का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया है। आशा है पहले की तरह ये वीडियो भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने जो देखा आपके साथ प्रस्तुत किया हूं। अगर क्या कहें, निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे वो एनर्जी मिलती है कि जो मैंने मेहनत किया वो आपको कितना फ्रूटफुल हुआ। कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।